बुलेटिन का आगाज करें, मौसम की खबर दें। पंजाब में आज भी हर सू धुंध ही धुंध है। हद निगाह कहीं इंतहाई कम है और कहीं सिफर है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद है और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया है। साहिवाल, मियां चन्नू, चीचावतनी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान, सादिकाबाद, कमालिया, हाफिजाबाद, जहानिया, पत्तोकी, उकाड़ा, कोट अद्दू और विहाड़ी समेत पंजाब के दीगर अजला भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ियां चलाने का मशवरा दिया है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी है। सिंध और बलोचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई है। नौशहरों फिरोज में ट्रॉलर और वैन में टक्कर हुई है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक 16 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है, जहां से 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको नवाबशाह रेफर कर दिया है। तमाम अफराद का ताल्लुक नौशहरों फिरोज के तग्गड़ बिरादरी से है। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशहरों फिरोज वापस आ रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कुरम के तनाज़े के हल के लिए कोहाट में हफ्ता और इतवार की रात जिरगा देर तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तफाक़ राय हो चुका है। ताहम चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, जिस पर जिरगे ने उन्हें 2 दिन का वक्त दे दिया है। एक बयान में सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ा हल होने के करीब है। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा कल दोबारा शुरू होगा। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत भी किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। अद्वियात पहुंचाने समेत अवाम को फजाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। कराची में शाहराह फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहर में 13 मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। मलीर 15 से तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। शाहराह फैसल पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाजी धरने खत्म हो गए हैं। शाहराह फैसल के तौर पर दोनों ट्रैक शाहराह फैसल खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम मलीर 15 के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर अब कुछ देर कबल जो है वो एहतजाजी धरना ख़त्म हुआ है। इससे कबल जो है वो नाता खान फ्लाईओवर पर जो है वो एहतजाजी धरना दिया जा रहा था, वो भी ख़त्म हो चुका है। दोनों ट्रैक शाहराह फैसल के इस वक्त पर ट्रैफिक रवाना है, लेकिन शहर में इस वक्त जो है वो 13 मुकाम पर एहतजाजी जा रहे हैं और शाहराह फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पारा चिनार वाक़े के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का लाहौर में धरना 7वें रोज भी जारी है। लाहौर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डेविस रोड पर धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए मुतालबा किया है कि पारा चिनार टल रोड खोली जाए। सड़क की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। खुराक और अद्वियात की किल्लत भी जन्म ले रही है। पारा चिनार में इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अमरीकी सुदूर में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले जिमी कार्टर 100 साल 2 माह 28 दिन की उम्र पाकर इंतकाल कर गए। वो 1977 से 1981 तक तारीख़ के एक अहम मरहले पर अमरीका के सदर रहे। उन्हें दौरे सदारत में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनसे निमटने में नाकामी के बायस वो 1980 में रेगन से सदारती इंतखाब हार गए थे।
जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को उसी रियासत जॉर्जिया में पैदा हुए थे जहां उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपना बचपन जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा। 1946 में उन्होंने अमरीकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने अमरीकी बहरिया में मुलाजिमत इख्तियार की और वहाँ एक आबदोज में काम किया। उन्होंने एटमी आबदोज प्रोग्राम में भी काम किया। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और रियासत जॉर्जिया की कानून साज असम्बली की नशिस्त जीती और उसके बाद 1971 में रियासत जॉर्जिया के गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। दिसंबर 1974 में उन्होंने अगले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया और 1976 में ये इंतखाब जीत भी लिया। उनके साथ वाल्टर मोंडेल अमेरिका के नायब सदर मुंतखब हुए। जिमी कार्टर का दौर 2 अहम तरीन आलमी वाक़यात की वजह से मारूफ है। पहला इसराइल और मिस्र के दरमियान कैंप डेविड मुआहिदा था। सितंबर 1978 को जिमी कार्टर ने मिस्री सदर अनवारुस सादात और इसराइली वज़ीर आज़म मेनाहन बेगन को अपनी सदारती क़यामगाह कैंप डेविड आने की दावत दी। वहाँ दोनों रहनुमाओं ने 12 रोज़ तक खुफिया बातचीत की, जिसके बाद मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और नहर सुएज़ से इसराइल को गुजरने की इजाज़त दे दी, जबकि इसराइल ने 1967 की जंग में मिस्र से छीना हुआ जजीरा नुमा सिनाई का इलाका मिस्र को वापस कर दिया। उनके दौरे इक़्तिदार का दूसरा अहम वाक़या इनक़िलाब ईरान था। फरवरी 1979 में ईरान में अमेरिका के हामी शाह का तख्ता उलट दिया गया। 4 नवंबर 1979 को ईरानी तलबा के एक ग्रुप ने तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जा कर लिया और अमेरिका के 52 सिफारतकारों और शहरियों को यरगमाल बना लिया। जिमी कार्टर ने इन यरगमालियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ का हुक्म दिया। इस ऑपरेशन में 8 अमरीकी फ़ौजी मारे गए और 2 तैयारे भी तबाह हो गए। यरगमालियों की बाजियाबी में नाकामी से अमेरिका में जिमी कार्टर की मकबूलियत बुरी तरह मुतासिर हुई और वो अगला सदारती इंतखाब रेगन से हार गए। ईरानी तलबा ने सदर रेगन के हलफ उठाते ही यरगमालियों को रिहा कर दिया। सदारत से हटने के बाद जिमी कार्टर ने एक बयान में कहा कि वो चाहते तो अपने पास मौजूद हथियारों से ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते थे, मगर इस दौरान मासूम इंसान भी हलाक हो जाते और यरगमाली भी मारे जाते, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। जिमी कार्टर ईरान के मामलात में मसरूफ़ थे कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भुट्टो की सज़ाए मौत के हुक्म पर अमल दरामद न करने का मुतालबा करने वालों में जिमी कार्टर भी शामिल थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने नज़रियात के लिए वक्फ कर दी थी। उन्हें 2002 में अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। इनाम देने वालों ने बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए उनकी कोशिशों, जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात का जिक्र किया। 2015 में जिमी कार्टर को दिमाग का कैंसर भी हुआ। 91 साल की उम्र में दिमाग के कैंसर से उनका बचना मुश्किल नज़र आता था, मगर उन्होंने इस बीमारी को भी शिकस्त दी। जिमी कार्टर पिछले 22 माह से हॉस्पिस केयर हासिल कर रहे थे। हॉस्पिस केयर उन अफराद को दी जाती है जिनके जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई हो। आम तौर पर हॉस्पिस केयर हासिल करने वाले अफराद 6 माह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते, मगर जिमी कार्टर मज़ीद 22 माह गुजार गए। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को अपनी 100वीं सालगिरह मनाई थी। काशिफ रज़ा, जियो न्यूज़। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी एहसास के साथ अदा करने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में अमरीकी सदर बाइडन ने जिमी कार्टर की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा, अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। जो बाइडन ने कहा कि जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। बाइडन ने कहा कि जो शख्स बामकसद और बामायनी ज़िंदगी गुजारने का मतलब जानना चाहता है वो जिमी कार्टर की शख्सियत का मुतालिया करे। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर जिमी कार्टर उस वक्त सदर मुंतखब हुए जब अमरीका के लिए एक अहम वक्त था। जिमी कार्टर ने अपने दौर में अमरीकी शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नउमर रहमान ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल कबूल नहीं बल्कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी आंखों में खटकता है। आज बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहे हैं। अकेले जनरल रिटायर्ड फैज़ के खिलाफ कार्रवाई मशकूक है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे।
پوچھنا چاہتا ہوں اس آرمی رجیم سے کہ اگر آپ فیض حمید کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ اپنا ضابطہ لاگو کیجئے۔ جنرل باجوہ کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ جو ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ اس نے صنعت کاروں سے کہا تھا کہ ہم تو انڈیا سے لڑ نہیں سکتے، اور یہ سب باتیں سامنے آئی تھی۔ کشمیر کا سودا باجوہ کرنے والا تھا، اس کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ جب تم حق اور انصاف پہ کارروائی نہیں کرو گے تو تمہاری ہر کارروائی مشکوک سمجھی جائے گی۔ پاکستان کو جوڑنا ہے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد دینا ہوگا، جمہوری قدروں کو آگے بڑھانا ہوگا، مسلط کردہ حکومتوں کو ہٹانا ہوگا۔ سمجھتے یہ ہے کہ نعوذ باللہ زمین کا خدا امریکہ ہے، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، عمل سے دنیا میں امریکہ کو خدا سمجھتے ہو۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حماس کو تسلیم کیا جائے۔ آفیشلی اقوام متحدہ کا چارٹر انہیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی سرزمین پر اگر کوئی آکوپائیڈ فورس آ جائے تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑا جا سکتا ہے۔ حماس کا یہ جہاد دنیاوی اعتبار سے بھی لیجیٹیمیٹ، جائز اور قانونی جہاد ہے۔ اس کو دہشت گرد کہنے والا خود بڑا دہشت گرد ہے، اس لیے حماس کا آفس بھی یہاں قائم کیا جائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 کا صدر مملکت کے دستخط کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایکٹ کو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کہا جائے گا، جو فوری نافذ العمل ہوگا۔ پہلے سے غیر رجسٹرڈ مدارس کو اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ میں رجسٹر کرانا ہوگا۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد قائم مدرسے کو 1 سال کے اندر رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ ایک سے زیادہ کیمپس رکھنے والے مدرسے کو صرف ایک رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی۔ ہر دینی مدرسے کو تعلیمی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ ہر دینی مدرسے کو اپنے حسابات کا آڈٹ کرانے کے لیے ایک آڈیٹر مقرر کرنا ہوگا۔ ہر مدرسے کو آڈٹ رپورٹ کی ایک کاپی رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ کوئی مدرسہ ایسی تعلیم یا ادب کی اشاعت نہیں کرے گا جو فرقہ واریت یا مذہبی نفرت پھیلائے۔ ہر دینی مدرسہ وسائل کے مطابق اپنے نصاب میں بنیادی جدید مضامین شامل کرے گا۔ اس ایکٹ پر رجسٹرڈ مدرسے کو کسی دوسرے قانون کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رہنما JUIF حافظ حمداللہ نے کہا، مدارس بل پر دستخط کرنے سے دینی حلقوں میں صدر مملکت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ بل پر دستخط کرنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے مشکور ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، مدارس رجسٹریشن پر صدارتی آرڈیننس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مدارس وزارت تعلیم اور سوسائٹیز ایکٹ دونوں میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی کی بات کریں، ضلع ہنگو میں سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ آلو 120، پیاز 130، بینگن 180، ٹماٹر اور کریلا 250 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث غریب عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے اسار الحق قاسمی۔ جی بالکل، ضلع ہنگو میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ آج کے ریٹ کے مطابق ٹماٹر 250، بھنڈے 400 روپے، آلو 120، پیاز 130، کریلا 250، بینگن 180، مٹر پلی 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سردیوں میں اکثر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، لیکن اس بار ضلع ہنگو میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس کے باعث غریب عوام سبزی لینے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں۔ علاقہ عوام حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کرایوں میں کمی کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے اور اشیاء خوردنوش سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جائے۔ جی، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے APNS کے سابق سیکرٹری جنرل ارشد زبیری کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی صدر ناز آفرین سہگل لاکھانی اور سیکرٹری جنرل سرمد علی نے ارشد زبیری کے انتقال پر APNS کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد زبیری ایک دیرینہ ناشر تھے جنہوں نے اخباری صنعت کی پورے جذبے کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اخباری صنعت کے لیے ان کی خدمات دیر تک یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان براڈ کاسٹرز
ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अरकान और अमले ने भी अरशद ज़ुबैरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। PBA ने कहा कि अरशद ज़ुबैरी ने तंजीम की मजलिस मुंतज़मा में अपने मुख्तलिफ अदवार के दौरान ब्रॉडकास्टर्स के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा किया। सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेटों से मात दे दी है। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी के साथ अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। टेस्ट के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका ने 27 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स दोबारा शुरू की। मार्करम और कप्तान टेम्बा बवामा ने 43 रन की शराकत कायम की। मार्करम 37 रन बनाकर आउट हुए। बवामा ने 40 रन की इनिंग खेली, जिसके बाद 99 के मजमूई स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका की इस तबाही के जिम्मेदार मोहम्मद अब्बास थे, जिन्होंने 6 खिलाड़ी पवेलियन पहुंचाए, लेकिन उसके बाद रबादा और मार्को यंसन जम गए, जो टीम को फतह दिलाकर ही मैदान से वापस आए। रबादा ने 31 और यंसन ने 16 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने न सिर्फ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है, बल्कि अगले साल होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एडन मार्करम को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने सालाना अवार्ड्स के लिए मजीद 4 कैटेगरीज की नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के बाबर आजम मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हुए हैं। साबिक कप्तान ने साल 2024 में 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन स्कोर किए हैं। विमेन T20 क्रिकेटर, मेंस वनडे क्रिकेटर और विमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नामजद नहीं किया गया। ICC अवार्ड 2024 के लिए क्रिकेटर्स की नामजदगियों के नामों का सिलसिला जारी है। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम को भी नामजद किया गया है। साबिक कप्तान बाबर आजम ने साल 2024 में 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए हैं। दीगर नामजद खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड हैं, जिन्होंने 15 मैचेस खेले और 539 रन बनाए। उसी फहरिस्त में भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह भी हैं, जिन्होंने 18 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की हैं, जबकि जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा 24 मैचेस में 573 रन और 24 विकेटें लेकर फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को नया रूप देने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम तकमील के मराहिल में पहुंच गया है, जबकि फिनिशिंग के काम का आगाज हो चुका है। PCB पुरअज़्म है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगी। ये मनाजर है कज़ाफी स्टेडियम के इनक्लोजर्स के, जहां स्लैब्स रखने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब जदीद कुर्सियां लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तमाम इनक्लोजर्स नए तामीर किए गए हैं, जिससे शायकीन बेहतर अंदाज से एक्शन से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और उसके साथ अब शायकीन की तादाद भी बढ़ जाएगी। अब लगभग 34,000 तमाशाई मैच देख सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के 6 टावर्स की लाइट्स को तब्दील किया जा रहा है। नई जदीद LED लाइट्स की तनसीब के लिए काम मुकम्मल किया जा रहा है। PCB का दावा है कि लाइट्स की वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी मस्बत असर पड़ेगा। 2 बड़ी स्क्रीनें भी कज़ाफी स्टेडियम की जीनत बनेगी। पवेलियंस की बिल्डिंग मुकम्मल कर ली गई है, फिनिशिंग का काम जारी है। पवेलियंस 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता होंगे। मेन बिल्डिंग को दिन रात काम करके मुकम्मल किया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम जैसे बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। कज़ाफी स्टेडियम ग्रुप मरहले के 3 मैचेस और एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा, जबकि भारत के फाइनल में न पहुंचने की सूरत में फाइनल भी कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मारिका आज होगा। लाहौर में जारी इवेंट में इतवार को दोनों सेमीफाइनल्स खेले गए। पहले सेमीफाइनल में वापडा ने लाहौर को 65-33 के स्कोर से शिकस्त दे दी। वापडा की हिजाब फातिमा ने 24 और कायनात जफर ने 13 पॉइंट्स बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आर्मी ने कराची को 19 के मुकाबले में 59 पॉइंट से मात दी। फातेह टीम की आयशा दिलशाद ने 20 और जोबिया शहनाज ने 10 पॉइंट्स स्कोर किए। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज खेला जाएगा। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई है। 3 रोजा इवेंट में सुई सदरन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे।
69वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में मुनक्किद हुई, जिसमें मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट ने एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए सख्त मुकाबला किया। 3 रोजा चैंपियनशिप में सुई सदर्न गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। आखिरी रोज मर्दों के एलियट और वुमेन एलियट कैटेगरीज के लिए स्प्रिंट रेस, एलिमिनेशन और करंट इवेंट में सख्त मुकाबला हुआ। मेंस एलियट स्प्रिंट रेस में सुई सदर्न गैस के आकिब शाह ने गोल्ड मेडल जीता। वुमेन्स एलियट में सुई सदर्न गैस की राजिया फातेह रही। मेंस एलिमिनेशन में KPK सनाउल्लाह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वुमेन्स में गोल्ड मेडल सुई सदर्न गैस की राजिया के नाम रहा। वुमेन्स कैरन में राजिया और मेंस में सुई सदर्न गैस के आकिब शाह फातेह रहे। इख्तितामी तकरीब में साइकिलिस्ट को मेडल्स और साइकिलिंग में खिदमात पर सलीम भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लाहौर में खेले जाने वाली लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप मास्टर्स न्यू एज ने जीत ली है। फाइनल में FG दीन पोलो की टीम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देती है। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम ऐबक पोलो ग्राउंड में लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में मास्टर्स न्यू एज और FG दीन पोलो की टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। फैसला कुन मार्के को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सनसनीखेज मुकाबले में मास्टर्स न्यू एज ने FG दीन पोलो को 5-4 के स्कोर से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से लाओ अबीलेंडा और अलमान जलील आजम ने 2-2 और बिलाल हई ने 1 गोल स्कोर किया। FG दीन पोलो की तरफ से राजा मिकाइल समी और साकिब खान खाकवानी ने 2-2 गोल बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में 3 रोज़ा सकाफती मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। मेले में रिवायती खेल घोड़ों की नेज़ाबाजी शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तफसील देखिए करक से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अबरार खटक की रिपोर्ट में। ज़िले करक के इलाका वदीन शाह कला में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 3 रोज़ा सकाफती मेला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में कबड्डी, घोड़ सवार की नेज़ाबाजी, वॉलीबॉल और मैराथन के मुकाबले किए गए, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये मेला जो है ना, ये तारीखी मेला होता है, हर साल यहाँ मुनक्किद होता है। हम चाहते हैं कि यह जो कम्युनिटीज़ है उसमें तालीम की अहमियत जो है वो उजागर करे और इसके लिए कम्युनिटीज़ को मोटिवेट करें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर करक सफदर खटक ने कहा कि मेले का बुनियादी मकसद नौजवानों के लिए खेलों के मौके फराहम करना है। इस मेले की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि इसमें DI खान, डेरा गाजी खान, ईसा खेल, मियावाली, बनो और लकी मारवत की टीम ने भी शिरकत की है। मेले में खेल के मुकाबलों के साथ साथ फूड स्टॉल भी लगाए थे और ढोल की ताप पर लोगों ने रिवायती डांस पेश करते हुए खूब लुत्फ अंदोज हो गए। कैमरामैन कैसर बुखारी के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़ करक। साल 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी मुकदमात की भरमार रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत दीगर जजेस को दबाव में लाने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को दबाव में लाने के लिए आर्सेनिक पाउडर वाले धमकी आमेज खतूत भी मिले। बानी PTI की जानिब से कड़ी तनकीद के बावजूद उन्हें रिलीफ भी इसी अदालत से मिला। रिपोर्ट करेंगे उवैस यूसुफजई। बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अदालती रिलीफ हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बरस सैकड़ों आईनी दरखास्तें या अपीलें दायर हुई, जिन पर अदालत ने फैसले जारी किए। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस से बरी करके खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया। तोशाखाना 1 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल, जबकि बलगारी सेट वाले तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान ट्रायल जमानतें मंजूर हुई। बानी PTI को मुबैना बेटी टेरियान वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद लापता शायर अहमद फरहाद, बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजूता समेत 95 लापता बलोच स्टूडेंट्स में से 91 को बाज़ेयाब कराया गया। बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स केस में अदालती हुक्म पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालत में पेश हुए। लापता अफराद केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी नजरबंदी केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह और SSP इस्लामाबाद को 4 माह कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई गई। पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के फैसले को कलअदम करार देकर अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत दी गई। ऑडियो लीक्स केस में टेलीकॉम कंपनीज को सार्फिन के फोन रिकॉर्डिंग न करने के अहकामात दिए गए। रवां बरस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट जेल तीमरगराह में नाखानदा कैदियों की तालीम और तरबियत के लिए लिटरेसी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इस मरकज़ का मकसद कैदियों को इल्म की रोशनी से आरास्ता करके उन्हें मुआशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाना है। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर।
یہ ہے ڈسٹرکٹ جیل تھے مرگرہ، جہاں ماضی کی گناہوں کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن اب یہاں امید کی نئی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اور محکمہ جیل خانہ جات کے اشتراک سے قائم کردہ لٹریسی سینٹر نے قیدیوں کے لیے علم کی روشنی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو تعلیم بالغاہ کے نام سے جو جیل میں جو پریزنر ہوتے ہیں اس کو یہ پرووائڈ کی جائے گی۔ لٹریسی سینٹر کا مقصد قیدیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کی زندگیاں بدلنا ہے۔ یہ سینٹر ایک نئی امید ہے جہاں تعلیم کی روشنی سے جرم کی تاریک دنیا کو ختم کر کے قیدیوں کو معاشرے کے مہذب اور کارآمد شہری بننے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم اس انیشیٹو کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم تعلیم دیں گے، ان کو اس چیز کا اہل بنائیں گے کہ کم از کم وہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہاں تک ان کو ہم پرووائڈ کر سکے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کا یہ انقلابی قدم ان کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے جو نہ صرف ان کی سوچ کو بدل رہا ہے بلکہ بہتر مستقبل کے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ ہم صبح سویرے ادھر آ کر اپنا تعلیم کرتے ہیں، جو اندر جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، جو باہر سے بھی آتے ہیں ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ یہ لٹریسی سینٹر قیدیوں کے لیے صرف تعلیم کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کا زینہ ہے۔ یہاں حاصل ہونے والا علم انہیں رہائی کے بعد معاشرے کا باوقار اور مفید شہری بننے میں مدد دے گا تاکہ وہ ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر روشن مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ احسان اللہ شاکر، جیو نیوز، لور دیر۔ باجوڑ میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ امور نوجوانان کے زیر اہتمام 80 طلبہ کو مفت ای کامرس اور فری لانسنگ شارٹ کورس کرائے گئے ہیں، جس کے بعد 22 ان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے حسبان اللہ۔ باجوڑ کے نوجوانوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ باجوڑ اور محکمہ امور نوجوانان نے 2 مہینوں کی ای کامرس اور فری لانس کورس کا انعقاد کیا، جس سے 80 طلباء مستفید ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے مؤثر استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ نیکسٹ ویک کے اندر ہم 160 نوجوانان جو ہے باجوڑ کے، ان کے لیے ہم کورسز شروع کریں گے، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ اور مختلف۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ کے تعاون سے ای کامرس کا جو ایک اسپیشل کورس ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، شاپیفائی سیکھ لیا اور آگے کا ارادہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس کے ذریعے بزنس رن کریں۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر باجوڑ شاہد علی اور دیگر مہمانوں نے کورس کے کامیاب شرکاء کو اسناد تقسیم کرتے ہوئے ان کے محنت کو سراہا اور اس اقدام کو باجوڑ کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ کیمرامین سمیع اللہ کے ساتھ حسبان اللہ، جیو نیوز، باجوڑ۔